न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश का मौसम जो है वो काफी गर्म है। सियासी मौसम चल रहा है, आप सब जानते हैं। और इस मौसम में बीजेपी अपनी हार, अपने ऊपर लग रहे आरोपों और अपनी नाकामी के तूफान से घिरी हुई दिख रही है। और दरअसल मोदी लहर का शिगुफा जो है अब बेकार हो गया है और बीजेपी परेशान है कि इस तूफान में कैसे अपनी नैया पार लगाए। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश तो झांकी है, मध्य प्रदेश अभी बाकी है। ऐसे पोस्टर इन दिनों जबलपुर शहर में देखे जा सकते हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी देखे जा सकते हैं, जो इस बात का ऐलान है कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज संस्कार धानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर से नर्मदा पूजन के साथ प्रियंका गांधी ने विजय का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के समर्थकों को भले ये दिखे या न दिखे, मगर मध्य प्रदेश की जनता ने आज देखा कि किस तरह प्रियंका गांधी को देखने और सुनने के लिए लोग उमड़े थे। नर्मदा नदी के किनारे जनता का सैलाब नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी थी कि पंडाल छोटा पड़ गया। प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस के समर्थन में आए लोगों को निराश नहीं किया और अपनी जनसभा में बीजेपी की जमकर खबर ली। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं, जिनमें व्यापम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर घोटाला, टीवी सेट वितरण घोटाला, तमाम घोटाले हैं। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को, सुनिए जरा। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा तेज हवा चल रही है, इन्होंने बनाई है, सारी गिर रही है, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। तो तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं बीजेपी के लोग। ये कह रही हैं प्रियंका गांधी, इन्होंने नर्मदा मैया और महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी और साथ साथ उन तमाम मसलों को यहां रखते हुए, तमाम घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करती हुई यहां प्रियंका गांधी साफ सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता के लिए छोड़कर चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। सुन लीजिए जरा प्रियंका गांधी को। चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। इधर बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं की स्थिति, हर मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने और साथ साथ लोगों को बताया भी कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो उनका किस तरह से भला होगा। कर्नाटक की तरह कांग्रेस यहां भी यानी मध्य प्रदेश में भी 5 गारंटियां दे रही है और सरकार आते ही उन गारंटियों को पूरा करेगी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है। प्रियंका गांधी इन वादों की घोषणा भी आज, इन गारंटियों की घोषणा भी आज इसी मंच से, इसी सभा से
जहां से यानी जबलपुर से इन्होंने की। आइए सुन लेते हैं इन 5 गारंटियों की बात, क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस किन गारंटियों के साथ मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है, सुनिए जरा। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और कर्नाटका की बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे, और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। तो यहां अपनी गारंटी को सामने रखते हुए प्रियंका गांधी और कह रही हैं कि हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह, गैस सिलेंडर 500 रुपए, पहले 100 यूनिट बिजली बिल माफ और उसके बाद के 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, यानी आधा। ये साफ आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन होगी बहाल और किसान कर्ज माफी पुनः प्रारंभ होगी। बचे हुए किसानों का कर्जा माफ होगा, ये आप देख रहे हैं। और तो कांग्रेस फिर से महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि पुरानी पेंशन स्कीम देकर कर्मचारियों को भी साध रही है कांग्रेस। उसका ये दांव कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कामयाब हो चुका है और अब जानकारों को नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सफल हो सकती है। कांग्रेस की जीत में बीजेपी की हार शामिल है और इसीलिए बीजेपी अब परेशान हो रही है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस को घेरने और उन पर उंगली उठाने का सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर दिया है, लेकिन इस वक्त उंगलियां बीजेपी पर ही उठ रही हैं। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया है कि मन की बात के 100 एपिसोड हो गए प्रधानमंत्री जी, अब मणिपुर की बात का क्या हुआ? मणिपुर की बात तो कीजिए। जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश को। पिछले 30-35 दिनों में मणिपुर में जो कुछ हुआ है आपको जानकारी है। हमारी अब 2 ही मांगे हैं। पहली मांग ये है कि 100 मन की बात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100 मन की बात कही है, पर एक बार मणिपुर की बात भी बोल रहे हैं। ये वक्त आ गया है मणिपुर पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए और प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना का संदेशा जाए मणिपुर के अलग अलग समुदायों को कि सरकार की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है अमन और शांति और सद्भावना वापस लाने में। तो दोस्तों ये साफ है कि मोदी सरकार के लिए पूर्वोत्तर का ये राज्य मणिपुर को न संभाल पाना भारी साबित हो सकता है और यही बात
दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन पर भी कही जा सकती है, क्योंकि हरियाणा में सूरजमुखी और कमल के बीच दंगल चल रहा है। आप सोच रहे होंगे ये सूरजमुखी और कमल दो अलग अलग फूल और इसमें दंगल कहां से? जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं। किसान सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी की मांग करते हैं तो कमल के निशान वाली बीजेपी की खट्टर सरकार उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इससे नाराज किसानों ने आज NH-44 को जाम कर दिया। साथ ही किसान अब कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है रात तक वो दिल्ली तक आ भी जाएं। पहलवानों के बाद अब किसानों ने सरकार को घेर लिया है और चुनावी राज्यों में शासन की नाकामियां बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह पार लगेगी बीजेपी की नैया, या फिर इस बार सियासी भंवर में डूबेगा बीजेपी के सत्ता का ख्वाब। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का बढ़ रहा है जनाधार, तो क्या फंस रही है बीजेपी सरकार? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं विजुअल, ये विजुअल है किसानों का। किसान कूच कर रहे हैं कुरुक्षेत्र, महाभारत वाला कुरुक्षेत्र, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहां भी एक महाभारत है, लेकिन यहां दंगल किसानों का है और उसमें सूरजमुखी बनाम कमल है, बड़ा दंगल। लेकिन उसके साथ साथ एक दंगल मध्य प्रदेश में भी, और वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच दंगल है। आरती देख रहे हैं आप, नर्मदा माता की आरती, और ये गदा भी है आपके सामने। इसकी लड़ाई भी चल रही है जो कर्नाटक में, जिसकी शुरुआत हुई कर्नाटक से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। अब उसी गदा को अपना हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने की कोशिश में है। कौन कहां किसको भुनाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनू जैन जी। मीनू जी, आपका स्वागत है। आज इंदौर से नहीं बल्कि रायपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड IPS ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। इधर दिल्ली से हमारे 2 साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास दिन, खास प्रोग्राम, सप्ताह का पहला दिन, कार्यकारी पहला दिन, काम करने वाला। लेकिन काम देखिए, सीधे स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। आरती भी हो रही है और इधर दंगल भी है, और दोनों तरफ देखा जाए तो निशाने पर बीजेपी है। लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो कहीं भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या हार और जीत का फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनावी दंगल में ही होगा, या जनता के दरबार में नहीं होगा? जनता भी, हालांकि चुनावी दंगल जो है वो भी जनता का दरबार ही है, लेकिन जहां तक किसानों और पहलवानों की बात आती है तो वहां ये किनारा काट लेते हैं। और जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव दर चुनाव, अभी 2 चुनाव तो हमने देख लिया, एक हिमाचल प्रदेश का चुनाव और दूसरा कर्नाटक का चुनाव, दोनों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। और अभी 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं। बीजेपी परेशान है और कांग्रेस हमलावर है, मध्य प्रदेश से लेकर मणिपुर तक, और किसान घेरने के लिए तैयार हैं। देश में मौसम बहुत गर्म है। अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी से पूछ रहा था तो बताया कि रायपुर में बहुत गर्मी है। तो मैं वही बता रहा था कि या तो रायपुर में गर्मी होती है या बहुत गर्मी होती है, और दूसरा तापमान वहां नहीं, तो दूसरा मौसम नहीं होता। लेकिन देश में भी आजकल यही चल रहा है स्वामी जी, या तो गर्मी या बहुत गर्मी, और वो है सियासी गर्मी। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल दिल में वो हार मान चुकी है, दिखाना नहीं चाहती कि वो हार मान चुकी है। देखिए, बचपन में एक चीज हमने सीखी थी राजीव जी, अगर आपके घर के किसी कुर्सी के एक पाए में दीमक लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सिखाया गया था कि दीमक लगे हुए पाए को न केवल फेंक देना चाहिए बल्कि उसको जला देना चाहिए, जिससे दीमक जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाए, दोबारा न पनपे। जो कांग्रेस ने स्मार्टनेस की और बीजेपी ने जो बहुत ज्यादा मूर्खता की, मुझे जो लगता है
जितने दीमक थे कांग्रेस के अंदर पिछले 3-4 साल के अंदर, जो कांग्रेस को अंदर से खा रहे थे, उनको तो कांग्रेस ने निकाला और उनको बीजेपी ने लपक लिया। आज जो मध्य प्रदेश के अंदर हालत है बीजेपी की, उसका मुख्य कारण यह है जो कांग्रेस की फेंकी हुई दीमक थी उसको बीजेपी ने अपना लिया। देखिए, आप किसी भी खेल में खेलते हैं, 2 वजह से आप खेल जीतते हैं, या तो आप बहुत अच्छा खेलें या दूसरा बहुत खराब खेलें। कांग्रेस बहुत अच्छा खेल रही है, राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बीजेपी के अंदर उनका जो सोचने वाला तंत्र है वो ये सोच रहा है कि दूसरी पदयात्रा के पहले राहुल गांधी दूसरी पदयात्रा में निकले, उसके पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन करा दिया जाए तो क्या ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, इतनी गलत चाल चल रहे हैं, जिनको लोग कहते हैं वो चाणक्य हैं, जो उन्होंने तमिलनाडु में स्टेटमेंट दिया है। मैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शिक्षक और विद्यार्थी रहा हूं, इससे ज्यादा गलत शॉट राजीव जी हो ही नहीं सकती। वो स्टेट जो सबसे कम सीट बीजेपी को देती है, आप कह रहे हैं कि वहां का प्रधानमंत्री अब बनेगा। इसका माने गुजरात वाले आपको वोट न दें जो पूरी सीट देते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले न दें, उत्तर प्रदेश वाले न दें, बिहार वाले न दें, वेस्ट बंगाल वाले न दें। मतलब यह है कि रेत में आप सरसों उगाने का प्रयास कर रहे हैं और जो आपकी उपजाऊ जमीन थी उसको आप छोड़ रहे हैं। तो इतना बड़ा तो मुझे लग रहा है अमित शाह कहीं योगी जी को और मोदी जी को नष्ट करने के चक्कर में उन्होंने ये ठान तो नहीं लिया है कि मैं बिल्कुल, जैसे चाणक्य ने कहा था, चाणक्य का संदर्भ लिया जाता है कि मैं इतना मट्ठा डालूंगा। जब वो डाल रहे थे दूब में मट्ठा डाल रहे थे और किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो चाणक्य ने कहा कि ये मट्ठे से जब तक इस पौधे को खत्म नहीं कर दूंगा, आमूल नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं मट्ठा डालता रहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है उनके चाणक्य आजकल यही कर रहे हैं। क्योंकि एक तो राहुल गांधी ने जो विदेश की उनके जो भाषण आपने सुने, जो प्यार की पदयात्रा उन्होंने की, जिस प्रकार की मोहब्बत उन्होंने जगाई, एक तो वो पक्ष था, उनका ग्राफ तो ऊपर जा रहा था, और दूसरी तरफ जो अमित शाह आज की तारीख में कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि अमित शाह कांग्रेस के विरुद्ध हैं या बीजेपी के विरुद्ध हैं, मोदी जी के विरुद्ध हैं या योगी जी के विरुद्ध हैं। तो ये जितने स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, जितने वहां जाके भी वही वाली चीज हो रही है जो कर्नाटका में उन्होंने की थी, वहां के लोकल जो मिल्क फेडरेशन था उसके खिलाफ बातें की थी। तो वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है कि खेल बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और आप ये देखिएगा राजीव जी, मैं आपको बिल्कुल अपना पूर्वानुमान बताता हूं, बिहार के अंदर पाटलिपुत्र के अंदर जो मीटिंग होगी, उस दिन जो जनता को आप देखेंगे, जो आज आपने जबलपुर में जनता देखी है, पैर रखने की जगह नहीं थी, लाखों लोग थे। और जब आप देखेंगे पाटलिपुत्र के अंदर करोड़ों की जनसंख्या होगी। पाटलिपुत्र जो है देश का इतिहास लिखता है, और 23 तारीख को देश का इतिहास पाटलिपुत्र ही लिखेगा राजीव जी। जी, लेकिन 23 तारीख को एक्चुअली जो मीटिंग है वो पब्लिक मीटिंग नहीं है स्वामी जी। वहां पे इन लोगों का, इन दलों का 15 दल जो हैं वो जा रहे हैं, हो सकता है उसमें संघर्ष जाए विपक्षी दलों का। पुत्र में राजीव जी देखिएगा, जो जनता जिस प्रकार से बाहर उमड़ेगी, पब्लिक मीटिंग नहीं बिल्कुल, लेकिन आप देखिएगा पब्लिक जिस तरह से उमड़ेगी, क्योंकि उत्साह है पाटलिपुत्र के अंदर। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भारत को तो कभी पाटलिपुत्र ही चलाता था, तो पाटलिपुत्र जो है वो फिर से भारत को चलाने के लिए, वो जो भारत का जो एपिसेंटर है वो बनने जा रहा है, और वहाँ से दिल्ली को कैसे चलाया जाए उसकी रणनीति तैयार होगी। तो और चाणक्य उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, वो गुजरात के इर्द गिर्द नहीं थे। खैर, सही आप कह रहे थे स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे थे। आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास। मीनू जी, थोड़ा मध्य प्रदेश चलते हैं पहले। आज नर्मदा मैया के तट पर प्रियंका गांधी थी, और वहाँ से पिछली बार 2018 में इसी तट से राहुल गांधी ने शंखनाद किया था। आज प्रियंका गांधी कर रही थी, और एक स्टेज पर शंखनाद, इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना लिखने में ना पढ़ने में, लेकिन फिर भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मंच से सचमुच शंखनाद हुआ है। अगर वो तस्वीर हो तो ले आइए स्क्रीन पे, और बाइट सुन लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर मीनू जी आपके पास आते हैं। देखिए शंखनाद क्या चीज़ की, जीत की, आह्वान है। शंखनाद एक आह्वान होता था, आह्वान है या एक चुनौती है या एक चेतावनी है।
बहुत सारे शब्द यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं शंखनाद के लिए, तो उसी के साथ मैं आऊँगा मीनू जी आपके पास, लेकिन पहले देख लेते हैं शंखनाद। आइए जरा दिखाइए। हमारे मिशन 2023 का शंखनाद इस मंच से करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पूज्य विद्वज्जनों को। मीनू जी, ये शंखनाद चुनौती, चेतावनी या कुछ और? देखिए राजीव जी, महाभारत का में आपने पढ़ा होगा कि पांचजन्य जो श्री कृष्ण का जो शंख था उसको बजा के ही शुरुआत होती थी महाभारत की। तो मध्य प्रदेश में इसका मतलब बहुत जबरदस्त महाभारत लड़ा जाएगा इस बार, और जीत किसकी होती है वो अभी देखने वाली बात होगी। देखिए एक चीज और इसमें समझ में आई मुझे, जो मैंने देखा है प्रियंका गांधी को भी बोलते हुए, और पूजा वूजा नर्मदा वगैरह से सब किया, मुझे एक चीज और नजर आई, शायद कोई पंडित जी इनके सलाहकार भी बन गए हैं। क्योंकि आप एक भारतीय संस्कृति में एक रिवाज है, पता नहीं आप लोगों के उधर है नहीं, लेकिन जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ वहां है कि घर का नया घर बनाया तो उसकी जो पहली चौखट जो दरवाजा होता है वो लड़की से रखवाते हैं घर की, कि लड़की घर की दरवाजे की चौखट रखेगी। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश से ये फॉर्मूला हाथ लग गया है कांग्रेस के। हिमाचल की शुरुआत भी चुनाव प्रचार की प्रियंका के हाथ से करवाई गई, कर्नाटक के चुनाव प्रचार की शुरुआत भी प्रियंका से कराई गई, और आज मध्य प्रदेश की भी उन्हीं से कराई गई। तो ये देखिए प्रियंका क्योंकि योग्यता भी है साथ में, जो आज उन्होंने भाषण दिया, और एक सितारे भी होते हैं व्यक्ति व्यक्ति के, तो ये प्रियंका गांधी ने जो आज किए जो भाषण दिया है वो, और ये शंखनाद और भीम की हनुमान जी की गदा, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। इन सारी चीजों का भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन सारी चीजों का सामना करना। देखिए आज जो प्रियंका जो कह रही थी कि भाई इन्होंने पिछले 3 साल में केवल 21 नौकरियां दी हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मतलब एक सरकार जो 18 साल से शासन में है और उसने 3 साल में 21 नौकरियां दी है, और उसको पूरी तरीके से वो स्टेज से बता रहे हैं, तो शर्म से डूब बनने वाली बात है। और जनता को भी अवेयरनेस आती है, क्योंकि इस तरह के आंकड़े जनता के पास नहीं होते। ये तो इन्होंने मंच से बताए हैं, तो जनता की आंखें भी खुली हैं। और दूसरी बात, एक फॉर्मूला और कांग्रेस के हाथ लगा है। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम, आपने देखा होगा कि भीड़ में कर्मचारियों ने बहुत उत्साह के साथ उसके लिए तालियां बजाई जब प्रियंका ने ओपीएस के बारे में घोषणा की। महिलाओं के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात भी कही, बल्कि क्योंकि वो एक महिला है, जब वो ये कहती हैं तो और एम्फेटिक हो जाती है वो बात। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं घर में भी, कि आप लोग कहते हैं कम काम करती हैं, तो महिलाओं ने बहुत उसका तूल ध्वनि से उसका स्वागत किया। तो ये जो प्रियंका का जो ये आज का शुरुआती भाषण था, उसमें 1500 रुपया भी देने की बात है, गैस सिलेंडर की बात है। देखिए गैस सिलेंडर की ये जो बात है ये बड़ी हिट जा रही है। और एक जनता के देखिए, चाहे वो कर्नाटक की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे राजस्थान की हो या हिमाचल की हो, सबके बुनियादी मुद्दे एक हैं। और अगर हम मानते हैं कि जनता में फटीग आना शुरू हो गया है, थकान होनी शुरू हुई है इस उग्र हिंदुत्व को लेके, जिस तरीके का ये सांप्रदायिक दुनिया भर। मीनू जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, आते हैं उनके पास में जैसे कनेक्ट होती हैं, लेकिन मोटा मोटी अपनी बात मीनू जी रख चुकी हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में देखा जाए चुनावी शंखनाद, वो भी जबलपुर संस्कारधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश का, नर्मदा के तट पूजन अर्चन करके, और उसके बाद में और बहुत भीड़, जबरदस्त भीड़ थी वहाँ। हमारा तो अपना तो ऑफिस ही है वहाँ पे जबलपुर में, वहाँ से जो खबर आ रही थी तो वही कि ज़बरदस्त इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। और उसके बाद जो कुछ है सामने है,
ये तस्वीर देख ही रहे हैं, सैलाब है, जन सैलाब है। और सबसे बड़ी बात, जबरदस्त गर्मी भी थी। इस गर्मी में इतने लोगों का आना, इकट्ठा होना, क्या ये एक पहले से अलार्म है वर्तमान सरकार के लिए? और यहाँ चुनौती देते हुए भी सुनी गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे भी कुछ लोग सत्ता की लालच में चले गए उधर। प्रियंका गांधी अपने भाषण में कह रही थी, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। क्या कहेंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए राहुल गांधी, राजीव जी, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ नया विजुअल इफेक्ट लेकर जा रही है। अभी आपने शंखनाद सुनाया, उसके पहले गजा दिखाई, उसके बाद आरती दिख रहा था मैं, तो कुछ नया विजुअल इफेक्ट लेके जा रही है। अब देखते हैं कि वह प्रियंका गांधी ने 5 वादे भी किए और कर्नाटक में भी 5 वादे किए गए थे और वादों को अमल कर दिया गया। 1 मिनट की बात मैं उस पर करूंगा बाद में। देखिए मध्य प्रदेश में एक तो बीजेपी के अंदर बहुत सरफुटावल है। खुलेआम लोग सिंधिया को चुनौती दे रहे हैं। सिंधिया को जिन्होंने चुनाव हराया था, केपी यादव का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले। खुलेआम उन्होंने ट्विटर पे आके सिंधिया जी को क्या नहीं कहा। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हो रही हैं, सिंधिया को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शिवराज पाटिल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पहले ही थी, चुनाव तो वो हार चुके थे। ये सरकार तो ऑपरेशन लोटस किए चला रहे हैं। तो बस बड़े एक मूड तो चेंज का है। और राहुल गांधी देखिए 50 की बात वहां पे कह चुके हैं। 150 की बात हम माने कि एक साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजिकल बयानबाजी है, लेकिन रियलिस्टिक फिगर है। एक ऐसी फिगर है जो कि अचीव की जा सकती है। और बीजेपी के अंदर केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है, जैसा अभी प्रोफेसर स्वामी बता रहे थे कि तमिलनाडु में जाकर उन्होंने, अमित शाह ने ये कहा कि तमिलनाडु का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। ये बात आरएसएस के ऑब्जर्वर के आर्टिकल से या एडिटोरियल से मेल खाती हुई दिख रही है। कहीं कोई बीजेपी के अंदर थिंकिंग चल रही है, आरएसएस के अंदर, जो मेरी जानकारी की कुछ लखनऊ में भी ऐसा ही कुछ पक रहा है, योगी के तरफ से भी। तो उस पर कुछ दिन में जब मैं जानकारी इकट्ठी आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ पक वहां भी। तो मोदी साहब की व्यक्तिगत रूप से बड़ी दिक्कत है। और जो वादे उन्होंने किए हैं, 500 रुपए गैस, 100 यूनिट बिजली, पेंशन 1500 रुपए महिलाओं को, अभी लाडली स्कीम में प्रियंका गांधी के जाने के 2 दिन पहले लाडली स्कीम में उन्होंने पैसा रिलीज किया है। दबाव में वो हैं। बहुत सारी बीजेपी, राजीव जी, वादा नहीं कर सकती चाह के भी। वो जानती है बीजेपी की पेंशन मामला, हिमाचल में सरकार उनकी चली गई, कांग्रेस की सरकार पेंशन के वादे पे आ गई और पेंशन लागू भी कर। ऐसे ही वादा कर्नाटक में किया गया। क्यों नहीं कर सकती बीजेपी? बहुत सारे आर्थिक वादे नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी के ऊपर कॉर्पोरेट दबाव है। जिन लोगों ने मोदी को बनाया है वहां से पीडीएफ आता है इनके पास, ये उसी पीडीएफ के इर्द गिर्द ही कुछ कर सकते हैं। यानी कोई डॉक्यूमेंट आता है, रिमोट की सरकार है, ये भी कॉर्पोरेट की। तो कॉर्पोरेट नहीं चाहता है कि की चीजें आप जो है नेशनल एक्सचेकर आप बांटो, और खासकर पेंशन फंड जो आप कह रहे कांग्रेस का जन आधार। कर्नाटक की बात करता हूं। कर्नाटक में क्या हो रहा है कि उन्होंने वादे किए और वो वादे पूरे कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि बजरंग दल पे लेंगे, शुरू हो गया है।
कर्नाटक सरकार ने मॉरल पुलिस बना दी है। अब एक जगह बनेगी, बाकी जिलों में बाकी बनेगी। वो मॉरल पुलिस कर क्या रही है, बहुत रोचक है जानना। पिछले एक साल में इन लोगों ने भी मॉरल पुलिसिंग के लड़के लड़कियों को पार पर पीटा है, मुसलमानों को बुर्का पहनने पर लड़कों को परेशान किया है। ये सारे लोग, इनकी शिनाख्त हो चुकी है, सरकार में आते ही शिनाख्त कर ली गई है। इन लोगों से बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, दोबारा नहीं करोगे। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है इन लोगों का, जो लोग पाती हैं। और पहली बात तो संगीन धाराएं लगाई जाएंगी, दूसरी बात के हादसे पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। तो पिछले साल का रिकॉर्ड इन सारे उत्पाती लोगों का किया जा रहा है, उसकी जांच शुरू हो चुकी है। ये दूसरे राज्यों को करना चाहिए। बहुत सारे युवा माइनॉरिटीज के लोग परेशान हैं इन लोगों से। बिजनेस मॉडल भी है, जिसकी खासकर राजस्थान मध्य प्रदेश के लोग माइनॉरिटीज के करना चाहिए। जो जनाधार की बात आप कर रहे हैं, कर्नाटक की का मैं लेके अपनी बात खत्म करूंगा। इस जनाधार में कई चीजें ऐड हो रही हैं। जो कांग्रेस छोड़ गए थे बहुत से, लगभग 2 दशक से वो वापस आ रहे हैं। एक तो जो जातिगत जनगणना की मांग है, वो एक मास्टर स्ट्रोक है और वो बहुत बड़ा मूवमेंट कर रहा है। दूसरा है माइनॉरिटी वोट। क्यों 23 तारीख को पटना में मीटिंग हो रही है विपक्षी दलों की, क्यों सब रुचि ले रहे हैं कांग्रेस से बात करने में? क्यों अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि मैं राहुल गांधी से मिलता हूं? एक झलक दिखाता हूं आपको कर्नाटक में हुआ क्या है। कर्नाटक में जेडीएस ने 23 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, 23 हार गए। एसडीपीआई ने 16 लोगों को टिकट दिया, केवल हारे ही नहीं जब हो गई थी। वैसे आपने 2 टिकट दिए, दोनों को मानते जाते हैं। उनका वोट है 0.02%। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम टिकट दिया, 9 विधायक उनके जीत कर आए। कर्नाटक विधानसभा में 9 मुस्लिम विधायक हैं और 9 के 9 कांग्रेस से आते हैं। लगभग यही ट्रेंड दिखाई दिया था उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी, कि माइनॉरिटी के लोगों ने समाजवादी की जगह कांग्रेस को प्रीफर किया। बाई इलेक्शन के रिजल्ट हम देख चुके, चर्चा भी कर चुके जी। तो ये जो नया जगह कांग्रेस बना रही है, जो किसान है, दलित लोग, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज के लोग हैं, जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, वो इसमें अब आ रहे हैं। कर्नाटक ने इसका इशारा किया है और यही स्ट्रेंथ आप देखिएगा मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगी। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक जो है वो एक रोल मॉडल की तरह आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए काम करेगा और उसी तरह 5 गारंटी वहां, 5 गारंटी मध्य प्रदेश में आज उसकी घोषणा करती हुई सुनी गई। आप लोगों को सुनाया भी। प्रियंका गांधी ने आगाज कर दिया है और जैसा मीनू जैन जी बता रही थी कि प्रियंका गांधी से ही शुरुआत करवाई गई थी हिमाचल प्रदेश चुनाव की, प्रियंका गांधी शुरुआत करवाई गई कर्नाटक चुनाव प्रचार की, और मध्य प्रदेश का भी आगाज आज हो गया है और जबलपुर से, और पूजा करते हुए, आरती की थाल लेते हुए, आरती करती हुई, शंखनाद, सब कुछ आपने देखा, गदा भी आपने देख लिया। तो एक अलग राजनीति मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से ही आते हैं डॉक्टर प्रकाश जी, उनके पास आना चाहता हूं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ये जो तस्वीरें अब बहुत साफ हो रही हैं, इन तस्वीरों के पीछे कांग्रेस की राजनीति क्या है और क्या सचमुच
कांग्रेस गदा, शंखनाद, आरती इन सब के सहारे 100 का जो टारगेट है उसको अचीव करने जा रही है, यह माना जाए, या जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किया है कि कोई भी मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं छोड़ा? क्या कमलनाथ और पूरी की पूरी जो टीम है कांग्रेस, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए ऐसे तमाम मुद्दे जहां पर हिंदुत्व और जहां बजरंग बली, तो जहां और क्या क्या बली और सारी चीजें होती हैं, ये सब किनारे रख करके और पूरा का पूरा सब कुछ कांग्रेस अपनी झोली में समेट लेना चाहती है, ये दिखाई दे रहा? क्या कुछ दिखाई दे रहा आपको? प्रियंका गांधी ने आज अपने भाषण में जो आक्रामक बातें कही, उन्होंने 5 वादे तो बताए। उन्होंने ये भी बताया कि इस सरकार के 9 साल में, केंद्र सरकार के 9 साल में, मध्य प्रदेश में बीजेपी के 18 साल में जो घोटाले हुए वो कितने बड़े घोटाले थे। उन्होंने उज्जैन के महाकाल लोक के का भी उदाहरण दिया कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ। जो भगवान को नहीं बख्शते वो आम लोगों को बख्शेंगे। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। मतलब एक तरफ तो प्रियंका गांधी के भाषण में यह बातें थी कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम कर्नाटक की तरह ये 5 चीजें करेंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने ये बात बताई कि यह सरकार क्या कर रही है, और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। कांग्रेस कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी को, जैसा कि अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, कर रही है। प्रियंका गांधी के पहले विवेक तनखा का भाषण हुआ, जो सांसद है जबलपुर के, उनके भाषण में भी उन्होंने 2 मिनट बोला और मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा देखिए, महापुरुष क्षेत्र की सरकार बहुत विकसित रही है, यहां विकास नहीं हो रहा है और लोगों को कोई सुविधा उपलब्ध हो रही, किसानों को सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये बातें उन्होंने 3 मुद्दे उठाकर अपनी बात खत्म की। लेकिन जब कमलनाथ बोलने आए तो कमलनाथ ने वे सारी बातें कही जो वे कहना चाहते थे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगा, ये भी कहा बड़े मजाकिया ले, मैं शिवराज जी जैसा डांस नहीं कर सकता, उनके जैसा गाना नहीं गा सकता, उनके जैसे घोटाले नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच्चाई के साथ। तो कुल मिला के कांग्रेस कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती, चाहे हिंदुत्व का कार्ड हो या हिंदुत्व की बात हो या महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, और शिवराज सरकार की तमाम नाकामियां जो लगातार। वैसे एक बात ये कही जा रही कि शंखनाद मध्य प्रदेश में आज हुआ, लेकिन शंखनाद तो काफी पहले हो चुका था। जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी और जिस तरह से उसकी रणनीति बनाई गई थी, लगता है चुनाव का शंखनाद उस वक्त हो चुका था। राहुल गांधी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर गए थे, आज हिंदुत्व की बात हुई। राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी और प्रियंका ने वहां बदा पूजा की थी। तो ये सारा नैरेटिव पहले ही कर चुकी है कांग्रेस, उन्हें किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना। इस सरकार के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं, ये बातें भी है। लेकिन कमलनाथ ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि हम भी बीजेपी की तरह सीटें खरीद सकते थे, विधायक खरीद सकते थे, लेकिन हम खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिद्धांतों के विपरीत। कुल मिला के कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती कांग्रेस बीजेपी पर हमला करने के लिए। एक और बात है कि इस बात को भी कांग्रेस जानती है कि 18 साल में, 18.5 साल में बीजेपी से लोग बहुत नाराज हैं। उस एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा लेने से चूकेगी नहीं कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों की तरफ भी ध्यान दिला रही है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में उसका एक छोटा सा हवाला दिया और कहा कि ये लोग अपनी तरह लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम का माहौल बना है, उससे बीजेपी का आईटी सेल इतना बौखलाया हुआ कि दिन भर आज ट्वीट चलते रहे, व्हाट्सएप मैसेज चलते रहे कि देखिए प्रियंका गांधी ने किस तरह से पूजा की, पूजा के बाद उन्होंने आरती भगवान को नहीं दी और रख दी। और यही कुछ लोगों ने झंडे लगा, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के झंडों को लेकर भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं। इन तमाम संदेशों का एक ही अर्थ है कि बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। उन्हें यह अंदाज नहीं था कि इतना बड़ा जन समर्थन जुटेगा, इतने लोग आएंगे, और अब वे उसका तोड़ करने की सोच रहे हैं। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी
साधना सिंह चौहान के जन्मदिन पर जो समारोह किया था, महिलाओं को 1000 रुपए महीने का आवंटन किया था, उनके खातों में पैसे डाले थे, उस बात की तरफ भी कांग्रेस का पूरा ध्यान है कि राजतंत्र की ओर आ रही है बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर योजना की घोषणा होती है, श्रीमती चौहान के जन्मदिन पर योजना की धनराशि का आवंटन होता है। मतलब ये सरकार, ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या चाहती है? केवल व्यक्ति पूजा चाहती है। और मैं जो शिवराज सिंह चौहान का अंदाज है नरेंद्र मोदी के अंदाज में, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है और क्षेत्रीय असंतुलन को भी बड़ा मुद्दा बनाया है, धर्म का बनाया। लेकिन एक चीज कांग्रेस यहां शायद चूक रही, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों के लिए आज कोई बात कही नहीं है। शायद वो हिंदुत्व के नाम पर सब हिंदुत्व कांग्रेस भी अपना रही है। तो ये एक बात है। और कांग्रेस को लेकर कांग्रेस की गतिविधियों से जो बौखलाहट बीजेपी के नेताओं में है वो नजर आ रही है। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि हम 150 सीटें लाएंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा 200 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। 200 मतलब 350 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी जीत जाएगी, जबकि 230 सीटें ही है। तो बीजेपी इस बार तो बात है कि सारा बीजेपी ने पहले से तैयारी कर ली है, कांग्रेस ने पहले से तैयारी कर ली जो अब तक बीजेपी करती थी। और कांग्रेस तय कर रही है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। अब देखिए, भ्रष्टाचार का जवाब कुछ देरी थी, महाकाल लोक में हुई योग के बारे में बीजेपी अपना मुंह छुपा रही है, महात्मा भी मुंह छुपा रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी छुपा रही है और इवेंट पर निर्भर है। लेकिन आज का इवेंट करके कांग्रेस ने यह बता दिया कि करना ही कोई बड़ी बात है, तो हम भी बहुत अच्छा इवेंट कर सकते हैं। राजू जी। जी इवेंट ही अगर चुनाव जीता जाए तो बीजेपी के साथ कांग्रेस भी एक बड़ा और अच्छा इवेंट करती है, आज का अगर इवेंट के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन क्या बीजेपी आज की तारीख में बैक है? क्या बीजेपी काफी पीछे हो गई है अगर मध्य प्रदेश चुनाव के हिसाब से ही देखा जाए, प्रचार के हिसाब से देखा जाए? जैसे बीजेपी के बहुत से नेता या तो कांग्रेस में आ चुके हैं या आने वाले हैं। कई नेता जो हैं वो खासकर ग्वालियर चंबल साइड के, तो बहुत सारे नेताओं की लिस्ट जो है, फहरिस्त अभी लंबी है और वो आने वाले समय में कुछ 14 तारीख को, कुछ उसके बाद भी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबर है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से भी भगदड़ मचने वाली है? सवाल कई सारे हैं जिसका जवाब आने में अभी हम सबके सामने होगा, मिलेंगे ये सारे सवालों के जवाब। लेकिन सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में आप इस आगाज को देखते हैं? कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में गया और काफी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंची। सबसे बड़ी बात जो यहां पर थोड़ी देर पहले प्रशांत टंडन जी बता रहे थे, अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई दिया। उपचुनाव में भी हम देख चुके हैं, चाहे सागरडीही का चुनाव हो, चाहे पुणे के पास जो एक चुनाव था उसका भी। इसलिए ये दोनों बार बार करते हैं क्योंकि ये चुनाव जो हैं वो काफी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस की झोली में उसका रिजल्ट गया था। अब सामने ये चुनाव है, इसको किस रूप में देखा जाए और क्यों इसको माना जाए कि ये लोक का सेमीफाइनल है? कर्नाटक भी सेमीफाइनल ही था, लेकिन कर्नाटक के बाद ये अगर सेमीफाइनल 2 के रूप में भी देखा जाए तो क्यों माना जाए? क्या यहां से सचमुच यहां है बीजेपी तो बैक आती हुई दिखाई दे रही है? तो क्या बीजेपी पहले, या ये माना जाए कि पहले से ही बीजेपी है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान भी उसके पाले में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? किस रूप में देखा जाए? जहां तक बैकफुट की बात है, बीजेपी खुद को बैकफुट तो माने या न माने, उसने मान लिया है कि ये बैकफुट पर। लंबे समय से अक्सर ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। जब भी कहा जाता था कि भाई प्रधानमंत्री बदला जाए तो कहते थे इनका विकल्प कहां है? एक विकल्प ही जो नेतृत्व बना दिया गया था भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के रूप में, उसके बारे में एडिटोरियल में ऑर्गेनाइजर में जब ये लिख के आया जब हिंदुत्व का कार्ड और मोदी का करिश्मा नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है कि बीजेपी के थिंक टैंक ने मान लिया है कि
अब इनकी वो स्थिति नहीं रही है जो आज तक है। कि मैं थोड़ा सा इस बारे में आप लोगों से थोड़ा सा मुखालिफ राय व्यक्त करना चाहूंगा। कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, ना मैं कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, ना मेरा कोई बैकग्राउंड है। मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव के पहले की स्थिति देखें, पुलवामा के पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति में नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे कि इतनी लंबी जीत पाएंगे। उनके खिलाफ लोग आंदोलित भी थे, तमाम तरह की समस्याएं भी थी। जो समस्याएं आज हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन को लेकर, नोटबंदी को लेकर, कोरोना को लेकर, कोरोना साल की नोटबंदी वगैरह को लेकर, जीएसटी को लेकर, ये समस्याएं थी। लेकिन जैसे ही पुलवामा हुआ, ये सब चीजें नेपथ्य में चली गई और पुलवामा के रूप में राष्ट्रवाद आगे आ गया। उस समय जिन लोगों ने सवाल उठाना चाहा कि पुलवामा में 40 जवान मारे गए हैं सीआरपीएफ के, उसकी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी किस पर ली जाएगी, वो अब वाले लोग, पुलिस के बड़े अफसर, कुछ लोगों ने जो सवाल उठाया था उन्हें भी चुप करा दिया गया, उन्हें क्यों किया गया, कभी ट्विटर पे कभी फेसबुक पे। लेकिन उसको दरकिनार करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या हम जो नए वोटर हैं उनसे पुलवामा के शहीदों के लिए वोट नहीं ले सकते हैं। तो खुलेआम चुनाव आयोग को नीति का था और शहीदों के खून पर चुनाव लड़ा गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो बीजेपी को जीत मिलती जो पुलवामा के बाद मिली है। खैर वो इतिहास की बात है, अतीत हो गई। दूसरी चीज ये है कि आरएसएस के पास, अगर उनके पास ये इश्यू नहीं है तो उनका रोल मॉडल नरेंद्र मोदी जी जो ब्रांड कमजोर हो रहा है वो किसको लाएंगे। दूसरी चीज, उनका हिंदुत्व का एजेंडा अब नहीं चलेगा। जाहिर है कि हिंदुत्व का एजेंडा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। हिंदुत्व का एजेंडा जिस तरीके से फैलाया गया था तो सबके दिमाग को प्रदूषित करके घेर के अफीम की तरह से चटा दिया गया था कि आप इसी में रहो। एक एक चीज पर बहस हो रही थी कि साहब राहुल गांधी जनेऊ नहीं पहनते हैं तो उनका ये गोत्र है, तो ये है। कांग्रेस तो उस झटके में थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ झुकी थी। लेकिन कांग्रेस को पता होना चाहिए कि कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है, का इतिहास है, धर्म आधारित राष्ट्र का इतिहास नहीं रहा। धर्म अपनी जगह पर है, आइडिया ऑफ इंडिया अपनी जगह पर है। आप मंदिर जा सकते हैं, उपवास रह सकते हैं, तमाम कर्मकांड करते हुए भी आप सत्य के प्रति समर्पित रह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। ये दो चीजों से पीछे हटने का मतलब है कि आरएसएस से मान चुका है कि अब करिश्मा और ये नहीं रहेगा। अब आते हैं लोकल मुद्दों पे। कर्नाटक में लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और हिमाचल में भी लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर यह इश्यू लाने की कोशिश की, बजरंगबली जय बोलकर धर्म का तड़का लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। साफ यह है कि जनता ये जान चुकी है कि वह सरकार धर्म स्थापना के लिए नहीं चुनती है। जनता सरकार चुनती है गवर्नेंस के लिए, और गवर्नेंस के लिए चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, नौकरी और मुक्त शासन। ये बेसिक है गवर्नेंस का। और इस बेसिक गवर्नेंस के प्रति जब बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर जाएगी। आप व्यक्तिगत तौर पर इनके किसी भी नेता से बात करिए, अपने मित्र अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में उनसे बात करिए, मेरे कुछ मित्र बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मेरी उनसे अक्सर बात होती रहती है। जैसे ही आप इस पर बात करेंगे तो तुरंत आपको कहेंगे कि भाई हमारी जनसंख्या घट रही है, हम 80% थे, 79% हो गए हैं। अब पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, वहां हिंदू 2% हो गए हैं, सीए आ गया है। और जैसे ही उनसे कहिए सीए आ गया है, लेकिन सीए की नियमावली आज तक नहीं बन पाई, तो सरकार खुद कंफ्यूज है कि सीए की नियमावली कैसे बनाए। तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे बनाएंगे, चैलेंज हो जाएगा। तो कहते हैं 370 खत्म हो गया है, 370 खत्म हो गया है, तो 370 खत्म इसी इश्यू पर जम्मू कश्मीर का चुनाव करा ली। 370 की क्या इसी, तो बहुत सी चीजें एससीओ में रखना चाहते हैं। और क्योंकि आरएसएस का जो बैकग्राउंड है वो सवाल जवाब का नहीं है, वहां एक चीज जो कह दी गई वही नीचे तक आती है। और आईटी सेल की यही दिक्कत है कि वे ये तो ढूंढ लेंगे, आरती के बाद पूजा की थाली दाएं रखी, ये बहुत सी टेक्निकलिटी हमें नहीं पता, हमारे पंडित जी बताते हैं पूजा में कभी खड़े होते हैं तो ये मालूम है, कुछ लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिनकी रुचि नहीं है उनको नहीं मालूम होगा। मैं अपनी बात को, मुझे नहीं रुचि है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आईटी सेल ये नहीं बताएगा
कि व्यापम घोटाले की जांच हुई और कितने दोषी हुए, और जिस तरीके से कर्नाटक में 5 गारंटी की योजना ने जिस तरीके से उसका त्वरित क्रियान्वयन हुआ, उसका संदेश अच्छा गया है। और परेशानी की बात से मैं शुरू करूंगा मोरल पुलिसिंग की बात। कर्नाटक की मोरल पुलिसिंग के बारे में थोड़ा मैंने भी पता लगाया अपने कुछ मित्रों से, तो जिस तरह की पुलिसिंग उन्होंने स्टार्ट की है, ये रियल पुलिसिंग यही है। रियल पुलिसिंग ये नहीं है कि चौराहे पर डंडा मार के आप किसी को उठे भगा दे, चाहे डंडा मार के 10 टेम्पो खड़े आप उतार के पीटने लगे वो भाग जाए। रियल पुलिसिंग है कि थानेदार के पास उसके इलाके के बदमाशों की कितनी इंफॉर्मेशन है, वो कहां रहते हैं, वो क्या करते हैं, और इन सब के थाने में रजिस्टर बना हुआ है। और ये रजिस्टर आज का नहीं है, ये रजिस्टर ब्रिटिश पीरियड का 1861 से बना हुआ है कि सांप्रदायिक गुंडों का रजिस्टर अलग बनेगा, धार्मिक गुंडों का रजिस्टर अलग बनेगा, एक्सटॉर्शन करने वाला जो डरा धमकाकर बिजनेसमैन से पैसा लेते उनका रजिस्टर अलग बनेगा, जेब कतरों का अलग बनेगा। लेकिन ये सब रजिस्टर मॉडर्न पुलिसिंग में, आजकल की पुलिसिंग में अब ये चीजें पीछे होती चली जा रही हैं। और निश्चित रूप से इन रजिस्टरों का एक असर रहता था, नहीं होती थी, हिस्ट्री खुलती थी, एक्टिव लिस्ट होती थी, तो इलाके में दबदबा रहता था। और इलाके में दबदबा सिर्फ थानाध्यक्ष का रहता, एसपी का रहता है, न कमिश्नर का रहता है। अगर उसने अपने इलाके को कंट्रोल कर रखा है तो क्राइम कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो मेरा कहना है जनता पार्टी निश्चित रूप से बैकफुट पर है। और अमित शाह ने ये तय कर कि तमिलनाडु से मुख्यमंत्री चाहिए, इस बात का संकेत दे दिया है कि तमिलनाडु से प्रधानमंत्री आना चाहिए। अब इस बात का संकेत दे दिया है, ये प्रधानमंत्री के बदलाव के बारे में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोच रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सोचे न सोचे, लेकिन आरएसएस का थिंक टैंक सोच रहा है और वो बड़े लंबे समझ कर सोच रहा है। आरएसएस के सामने एक समस्या और है, 1 मिनट और लूंगा। आरएसएस के सामने एक समस्या और है, 2025 में वो 100 साल पूरा कर रहे हैं। 100 साल पहले 1925 के आरएसएस का घोषणा पत्र देख लीजिए, उनके शुरुआती भाषण देख लीजिए, गोलवलकर की पूरा बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए, उनके सारे बात। इन 100 सालों में इनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये आज भी उसी मुद्दे पे हैं कि धर्म ही राष्ट्र है, और वही जो राष्ट्रवाद से है जिसकी हवा 1971 में इंदिरा गांधी ने निकाल दी थी, वो अलग तोड़कर एक अलग राज्य बनाकर। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता की समय वैचारिक दारिद्र्य के साथ भी जूझ रही है, रणनीतिक दारिद्र्य के साथ भी जूझ रही है। और अब आरएसएस ने उसके यह कहकर कि नहीं, ये दोनों कार्ड नहीं, तो दिक्कत यह है कि उन्होंने पढ़ाई तो वही की है, अब इम्तिहान में लिखेंगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई वही की, इम्तिहान में लिखेंगे क्या? गए थे मैथ्स का एग्जाम देने, आ गया हिस्ट्री का, क्या करेंगे? हमारे गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री खोजने निकले हैं, वो भी तमिलनाडु गए हुए हैं और वहां से आना चाहिए। इसका मतलब है कि बीजेपी अब प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की सूची तैयार कर रही होगी, ये तय मानिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, और उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में चुनाव है। किस रूप में देखा जाए? प्रधानमंत्री को पहले खोज लें या पहले मुख्यमंत्री बना दें? राजीव जी, अब ये तो चाणक्य बता सकते हैं कि पहले वो करना क्या चाहते हैं, कि वो मठा पहले किस जल में डालेंगे। मोदी जी की जल में पहले मठा डालेंगे कि इन 5 राज्यों की जल में पहले मठा डालेंगे, तो चाणक्य बता सकते हैं। मुझे लगता है कि राजीव जी, आरएसएस जो है बहुत शातिर तरीके से चाले चल रहा है, और ये जो सेंगोल लेकर के आया गया था उसकी दूसरी कड़ी है ये कि प्रधानमंत्री खोजने के लिए जो अमित शाह जी निकले हैं। लेकिन दिक्कत असल में इनके साथ यही है राजीव जी कि चलते हैं जब सेंगोल लेकर के उठा करके तो पकड़ा देते हैं मोदी जी को। अब धर्मशास्त्रों के अनुसार ही, अब जब सेंगोल स्थापित किया है तो धर्मशास्त्रों के अनुसार किया है, बाकायदा वहां से पंडित लाए गए हैं, दक्षिण से ही उन्होंने ला करके सेंगोल स्थापित किया है। तो जब आपने इतने सारे विधि विधान के साथ जो था वो सब काम किए, तो फिर विधि विधान पूरा होना चाहिए था। वो सेंगोल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको नहीं छू सकते हैं जो धर्मशास्त्रों के अनुसार है। तो उसके लिए वो सी राजगोपालाचार्य के पौत्र जो थे वो लाए गए थे, तो सेंगोल उन्हीं से स्थापित करा देते। तो अब जब आप गए हैं दक्षिण में, तो अब दक्षिण में आप सी राजगोपालाचार्य को स्थापित करने के लिए गए हैं, जिन सी राजगोपालाचार्य का विरोध जो था अन्ना दुराई ने उसी समय किया था जिस समय पंडित नेहरू को जो सेंगोल सौंपा गया था। वहां के कुछ जो थे वो लेकर के गए थे लोग पंडित नेहरू को देने के लिए, और अन्ना दुराई ने तमिल पत्रिका से बाकायदा लेख लिखा था
और लिखा था कि ये गलत जो है परिपाटी है और इस तरीके से जो है ये गपमान है। ये हुआ था, पंडित नेहरू ने उसको इसलिए लेके म्यूजियम में रखवा दिया, पता नहीं क्या भला है। अब सी राजू ने उसको ना कोई मशवरा दिया, ना कहीं माउंट बेटन थे। लेकिन अब चूंकि मोदी जी उस सेंगोल को लेकर के आए हैं, तो वो सेंगोल जो है वो अब तमिलनाडु में घुमाया जाएगा चुनाव तक जो है। अब इधर जो है चाणक्य जो है, जिस तरीके से कर्नाटक में जब सब फेल हुए हैं, तो अब सोचा जा रहा है कि अभी इन 5 राज्यों में क्या होगा। तो आरएसएस ने जो है वो बहुत तरीके से प्रधानमंत्री खोजने पे भी लगा दिया है, और इन 5 राज्यों की हार की जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री ऊपर न डाली जाए, इसका इंतजाम करना शुरू कर दिया है अभी से। क्योंकि सब परिणाम सामने है, जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, और आरएसएस ने खुद भी अपने कराए होंगे सर्वेक्षण, उनमें भी आ रहा होगा, जनता से भी जो बातें आ रही हैं उनमें भी ये चीजें साफ निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी पोजीशन में खराब स्थिति में है। उसके अंदर की अपनी संख्या क्या वो है ही, और जिस तरीके से धर्म को लेकर के पढ़ा गया है और सब सारे अधार्मिक कार्य हुए हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं के मुताबिक जिन चीजों को वो मानते हैं, हमारे हिसाब से नहीं, वो जिन धार्मिक चीजों को मानते हैं, जिन धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, उसके हिसाब से अधार्मिक कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं, जनता नाराज है। तो अब ये इस तरीके से जो है ये कुल मिलाकर के ये राजनीति चल रही है। अब जो प्रियंका गांधी गई है राजीव जी, अब वहां जिस तरीके से शंखनाद हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे विधि विधान के साथ शंखनाद हुआ। अब जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी बताए थे कि वो सोशल मीडिया पे और IT सेल और व्हाट्सएप पे जो मैसेज थाली यहाँ की, तो अब जिनके घर में लड़कियां होती हैं तो वो तो जानते हैं कि लड़कियों से थाली कहाँ रखवाई जाती है। अब जिनके घर में होती ही नहीं, वो तो सिर्फ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्योंकि बेटियां तो उनकी होती नहीं, तो क्या जाने की बेटियों से थाली कहाँ रखवाई जाती है, कहाँ नहीं रखवाई जाती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने जो है वो पूजन विधि भी ठीक तरीके से कराई है, शास्त्र सम्मत कराई है, और पूजा की थाली भी ठीक जगह रखवाई है। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी यही हो रही है कि जिस पूजा की थाली पे अधिकार वो अपना समझते थे, उस पूजा की थाली पे अधिकार उनका नहीं रहा, क्योंकि असली विधि विधान से जो है पूजा की थाली वहां चल रही है। यहाँ तो पूजा की थाली जो है वो उल्टे तरीके से चलती है। तो ये सारी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की पिच है, उसमें भी कांग्रेस जो है बहुत अंदर घुस करके और बहुत तेजी के साथ जो है वो शॉट खेल रही है। अब वो शॉट जो होते और नहीं होते वो अलग का मसला है कि कितने होंगे नहीं होंगे, वो तो चुनाव में जनता तय करेगी किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ नहीं बैठाना है। लेकिन जो मुद्दों की बात जहां तक है, तो जिन मुद्दों पर भारतीय पार्टी आगे बढ़ने की सोच रही थी, उससे पहले ही कांग्रेस ने जो है उससे भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का एक तरीके से अकाल हो गया है। दूसरा, कांग्रेस ने बहुत समझदारी के साथ प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में लगाया है, राजस्थान में नहीं लगाया, ताकि जो है कुछ और जो है लोगों को रास्ता जो है निकालने का मिले। अब राजस्थान जो है राहुल गांधी देखेंगे, मध्य प्रदेश प्रियंका गांधी देखेंगी। मुझे लगता है शायद इस तरीके कुछ रणनीति तैयार हो गई होगी। तो जिस आक्रामक तरीके से, चूंकि वहां सिंधिया है, सिंधिया को जवाब भी देना है, और सिंधिया से गांधी परिवार के रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे, तो अब प्रियंका गांधी जब वहां जाकर के हमला बोलेंगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर फ्रैक्शंस और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है कि मध्य प्रदेश में आपने सरकार छीन के बना तो नहीं सिंधिया की मदद से, लेकिन अब वो सरकार जो है ना तो ठीक से चल पाई है, और बल्कि उस सरकार ने जो बुरा जो है वो स्थिति पैदा कर भारतीय जनता पार्टी की। यानी कर्नाटक में जो स्थिति बनी थी राजीव जी, जो दल बदलू विधायक लड़े भारतीय जनता पार्टी से, उनमें से अधिकांश की हार हुई है। तो यही स्थिति जो मध्य प्रदेश में डर सता रहा है, अब वो टिकट तो देने पड़ेंगे वरना सिंधिया नाराज हो जाएंगे। तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल बढ़ेगा और इस तरीके से, और प्रियंका गांधी मुझे लगता है कि जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो सिर्फ फुटबॉल है उसको जाकर के और ज्यादा हवा देंगी। और कांग्रेस ने अपना घर ठीक कर लिया, वहां कोई स्थिति है ही नहीं इस तरीके की कोई सिर्फ फुटबॉल की बात हो। जैसा कल शरण गांधी जी अपने थे परसों बता रहे थे कि दिग्विजय सिंह जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत उन्होंने अपने किसी चुनाव में खुद नहीं की। तो यानी कि कांग्रेस ने अपना घर मजबूत कर लिया है, ठीक कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के जो किले थे उन पर जबरदस्त तरीके से चोट करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब रहा होगा। बाकी अभी चुनाव में काफी समय है, क्या नए नए मुद्दे आते, हो सकता है कि ये जो चर्चाएं चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि चर्चाएं सही है गलत है, लेकिन चुनाव की बातें होती रहती हैं। तो हो सकता है कि जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे कि भाई राज्यों के चुनाव जो है वो केंद्र के चुनाव के साथ करा दिए जाए, ये भी हो सकता है। चूंकि भारतीय को लग रहा है कि इन राज्यों में स्थिति बहुत खराब है और लोकसभा चुनाव से पहले अगर इनके नतीजे आ जाएंगे तो और एक जोर का झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को लगेगा।
तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव जो है वो 2 महीना पहले करा लिए जाए और इन राज्यों के चुनाव जो 2 महीना बाद करा दिए जाए, तो बीच में जाकर के चुनाव एक साथ करा दी जाए। लेकिन अगर ऐसा भी होता राजीव जी, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब होगा और ये मैसेज साफ चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुकी है। बाकी हमारे अमित शाह जी जो है वो प्रधानमंत्री खोजने के लिए निकले हैं। अब वो प्रधानमंत्री किसके लिए खोज रहे हैं वो तो अलग की बात है। आरएसएस तो नहीं खोज पाया, तो हो सकता है आरएसएस ने उनको ही लगाया होगी भाई खोज करके लाओ, मोदी जी को जल्दी से रिटायर करना है। और आपको याद होगा राजीव जी, मोदी जी जो है वो 2014 से 2022 की बात कर रहे थे, यानी वो संकेत दे रहे थे बाबा की 2022 तक उनको प्रधानमंत्री रहना है। वो तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती उनको 2023 तक खींच के लिए आई, वरना वो 2022 में ही थे, वो नमस्ते कर लेते। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का भी मन भर गया, वो 2022 की बाबा बातें कर रहे थे, स्वर्णिम काल और अमृत काल, तो अमृत काल अब पूरा होने वो है शायद। तो ऐसा भी कुछ हो रहा होगा, प्रधानमंत्री चाहते होंगे कि अब उनको जो है आराम दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अब नया प्रधानमंत्री खोजने पर लगी है, क्योंकि अपने यहाँ तो तैयार कर नहीं पाए हैं कोई प्रधानमंत्री का विकल्प, तो तमिलनाडु से ही ले आया जाए। तो इसी काम पे लगे हुए हमारे चाणक्य जी जो है। तो अब चाणक्य को नौकरी मिल गई है 2024 तक एक अच्छी, उनको मुबारक हो राजीव जी। प्रधानमंत्री की खोज जारी है और तमिलनाडु में अभी शुरुआत जो है वो तमिलनाडु से है। अब देखा जाए आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी ने बता दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, प्रियंका गांधी किधर से कैसे आरती रखी, कहाँ रखी, ये सब बिल्कुल ठीक है। और अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं तो ये बात माननी पड़ेगी भाई, पंडित आदमी हैं तो बात तो माननी पड़ेगी। तो अब चूँकि ऑलरेडी जब धर्म कर्म के ऊपर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और तो ये सब भी थोड़ा इसकी चर्चा और ये सब भी हम लोगों को भी शायद अब समझना तो पड़ेगा ही। क्या अमलेंदु जी, अब ये भी कह ही दीजिए, जो सुना है कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, अब किसके लिए? जी कांग्रेस के लिए कहा है जी, कहा है ब्राह्मण ने कि ये साल अच्छा है। जब मैं कह रहा हूं तो मुझसे ज्यादा बड़ा ब्राह्मण कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़ा ब्राह्मण तो मैं ही हूं। चलिए खैर, थोड़ा सीरियस नोट से थोड़ा हंसी मजाक के नोट पे भी आना ज़रूरी है, नहीं तो चर्चा वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। 1.5 घंटे की चर्चा थोड़ी उबाऊ भी हो जाती है कई बार। आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, परेशानियों का देखें तो कर्नाटक से जिसकी शुरुआत हुई, हालांकि शुरुआत तो हो चुकी थी पहाड़ से ही, यानी हिमाचल प्रदेश से, लेकिन हिमाचल प्रदेश के समय एक खुशी मनाने का, जो जश्न मनाने का के लिए एक राज्य झोली में था, वो था गुजरात। और गुजरात को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती रही हैं कि वहाँ कांग्रेस के लोग ही उस हिसाब से नहीं लड़े जिस ढंग से लड़ना चाहिए था गुजरात में, और बहुत सारी बातें उसके अलावा कि कई लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ही टिकट जो है वो बेच दिए, बांट दिए, क्या किए। वो तो सियासत में कुछ भी कहिए तो वो असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है और हो सकता है। लेकिन जब हम कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं तो वहां से परिस्थितियां दूसरी दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक में जो वादे किए, वादे पूरे हो गए, उसकी चर्चा भी हम कर भी रहे हैं और प्रशांत टंडन जी ने बहुत क्लियर और उस बात को यहां रखी। और सबसे बड़ी चीज कि महिलाओं को फ्री जो बस सेवा है, महिलाएं जो हैं बस में फ्री घूम सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। कंडक्टर बने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये भी एक बड़ा मैसेज गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों कंडक्टर बन करके महिलाओं को टिकट बांट रहे थे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि देखिए, हमने जो वादा किया वो वादा पूरा किया। और उसके बाद डीके शिव कुमार जो हैं वो आते हैं, कल थे वो मध्य प्रदेश आते हैं और मध्य प्रदेश में अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। और आज यहाँ देख रहे हैं हम प्रियंका गांधी को, जहाँ से शुरुआत होती है, और वहाँ हम गदा और सब कुछ देख रहे हैं, बजरंगबली भी देख रहे हैं, आरती भी देख रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, दक्षिण भारत की राजनीति खूब हो गई और वहाँ तलाश कर रहे हैं, अमित शाह तलाश लें वहाँ पे प्रधानमंत्री। हालांकि तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ से कई प्रधानमंत्री निकल सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के निकलेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। हम उत्तर की तरफ आते हैं अगर, तो उत्तर में क्या कल का उत्तर यानी 2019 का उत्तर भारत और 2024 का उत्तर भारत, इसमें फर्क नजर आता है स्वामी जी? देखिए राजीव जी, एक कहावत है, होनहार बिरवान के हो चीकने पात।
जैसे अभी बात हो रही है कि भी इलेक्शन में 1 साल बाकी है, लेकिन जो पौधा होता है उसके पत्तियों के रंग और उसके ओजस्वी पने को देखकर पता चलाया जा सकता है इस वृक्ष जब होगा बड़ा तो ये कैसा बनेगा। देखिए, एक चीज में मेरा थोड़ा सा विचार थोड़ा सा अलग है, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसे स्पष्ट करूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वास्तविकता में हिंदू और हिंदुत्व, मैं इसमें कोई अंतर नहीं समझता। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, देखिए हिंदुत्व हार्ड हो ही नहीं सकता, हिंदुत्व जो है वो सॉफ्ट ही होता है। रग रग में राजी जी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, रग रग में है। और क्योंकि रग रग में हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसलिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं भगवान का पूजा करूंगा, लेकिन मुझे अजान से कोई आपत्ति नहीं है। मैं जब गुरुद्वारे के बाहर जाऊंगा तो मत्था टेकूंगा, मैं गुरुद्वारे में मत्था टेकूंगा। मैं जीसस के अगर उनके गिरजाघर में जाऊंगा वहां मत्था झुकाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं। यहां सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं राजीव जी एक और चीज आप कल्पना करता हूं, वास्तविकता में कल्पना करता हूं। आज अगर भगवान श्री राम होते तो क्या करते? क्या वो दलितों के साथ अत्याचार करते? क्या वो पिछड़ों के साथ अत्याचार करते? वो भगवान श्री राम जिन्होंने शबरी के झूठे ढेर खाए थे, जिन्होंने केवट को गले लगाया था और कहा था कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुमने जो ऋण मुझ पे किया है मैं कैसे चुकता था, तो केवट ने कहा था प्रभु आप भी नैया पार लगाते हैं, मैं भी नैया पार करने की अनुमति देते राम राज्य में क्या ऐसा संभव होता? तो मैं ये मानता हूं, मैं देखिए आज तक मुझे एक उनकी पूजा पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है। अरे आप अजान पढ़िए, आप गुरुबाणी पढ़िए, मैं पूजा करूंगा, हम एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, ईद में आपके यहाँ सबई खाऊंगा, आप मेरे होली दिवाली में आइएगा। ये द्वेष किस बात का है? ये जो हार्ड हिंदुत्व असल में कहते हैं ये हिंदुत्व नहीं है, क्योंकि जो मैं सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता हूं, मैं हिंदू रहूंगा, हिंदू में मरते दम तक हिंदू रहूंगा, सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहूंगा, लेकिन किसी दलित के साथ अनाचार अत्याचार नहीं करूंगा, मैं किसी पिछड़े को अपने से हीन नहीं समझूंगा, मैं अपने को उनसे श्रेष्ठ नहीं समझूंगा। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानव जाति श्री कृष्ण की संतान को एक समान समझूंगा। हम ब्रह्म हैं, वो परब्रह्म है, मैं ब्रह्म में भेद नहीं करूंगा। और मैं इसलिए ये मानता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है, और मैं हिंदू भी हूं, मैं हिंदुत्व में बिलीव भी करता हूं, लेकिन मेरा हिंदुत्व असली है। और जो हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं वो ढोंगी लोग हैं, वो फर्जी लोग हैं, और वो हिंदू है ही नहीं। जी, हिंदू और हिंदुत्व और इसकी लड़ाई खूब हो रही है इस देश में। खैर, उससे बाहर निकलते हैं और लड़ाई जो है चुनावी सियासी मैदान की लड़ाई की हम बात करें और उसमें भी ये समझने की कोशिश करें कि अब यहाँ से आगे क्या यहाँ से 2024 का दरवाज़ा खुलता है, और खासकर विपक्षी दलों के लिए। चलिए इसको समझने की कोशिश। मीनू जैन जी किस रूप में देखती हैं, क्या सचमुच ये यहाँ से मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, यहाँ से कर्नाटक का दरवाजा खुल चुका है? जी राजीव जी, इससे पहले मैं ये तमिलनाडु वाली जो चर्चा चल रही है उस पर 2 बात कहना चाहूंगी। अभी हम लोग शायद अमित शाह की बात को एक नया इंटरप्रिटेशन ही ऐसा भी दे सकते हैं कि ऐसी चर्चाएं हैं कि मोदी तमिलनाडु से भी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। श्रीनाथपुरम करके कोई जगह है, तो वहां से उनके चुनाव लड़ने की उम्मीद है, बताई जाती है तथाकथित तौर पे, कि ये उनका ये कहने का मतलब हो सकता है कि भाई अगला चुनाव मोदी जी यहाँ से भी लड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर वो जीत जाते हैं और सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री तमिलनाडु से ही बच जाएगा। क्योंकि इन लोगों का क्या है कि टॉकिंग टू टोक्यो एंड लुकिंग एट लंदन, ये इस तरह की चीजें हैं इनकी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहना कुछ चाहते हो और बोलते कुछ और है। और रही बात, उन्होंने जो आरोप लगाया कि भाई कामराज को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस जो कामराज है, के कामराज
एक कद्दावर नेता थे कांग्रेस की। आज की पीढ़ी तो जानती भी नहीं होगी, हम लोगों ने भी इतिहास की पुस्तकों में ही पढ़ा है। उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, नेहरू जी की मृत्यु के बाद और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, लेकिन उन्होंने 2 बार मना कर दिया। और उन्होंने क्या बताया, वजह क्या बताई? उन्होंने कहा कि नो इंग्लिश, नो हिंदी, नो पीएम। क्योंकि उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदी जानता हूं ना मैं इंग्लिश जानता हूं, तो मैं पीएम कैसे बन सकता हूं। वो उनका अपना लॉजिक था। जबकि मेरा मानना ऐसा है कि ये भाषा की जो बैरियर है वो एक बहुभाषी देश में बाध्यता नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी को भी। लेकिन ये एक यूटोपियन ड्रीम है उनका। वो जो मैंने शुरू की बात कही उसको छोड़ दीजिए कि तमिलनाडु से प्रधानमंत्री बनेगा, मतलब भाजपा का ही बनेगा ना उनके हिसाब से। नंबर 1 तो ये कि उनको इतना वो है अपने ऊपर कि हम, मतलब जो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में है, हम बनाते हैं मुख्य प्रधानमंत्री, बना सकते हैं हम, जिसको चाहे उसको बना सकते हैं तमिलनाडु से। और दूसरे, तमिलनाडु में आधार क्या है बीजेपी का? कितनी सीटें हैं लोकसभा की बीजेपी की वहां से? और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। जिस हिसाब से वहां चल रहा है शासन, वो सामाजिक न्याय की भूमि है, वो ब्राह्मण के विरुद्ध, आपकी हिंदी संस्कृत के विरुद्ध है वो भूमि, जहां पे आप जो उसको कहते हैं ना कुड़ियों को डाले दाना, वहां तमिलों को दाना डालने गए हुए मोदी जी की, तमिलों को डाले दाना। वो इनके दाने के चक्कर में नहीं आने वाले ये आपके तमिलनाडु के लोग। अच्छा, आप भी अब ये बात करी कि कांग्रेस का जो कर्नाटक की विक्ट्री है, देखिए डेफिनेटली प्रियंका गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें कर्नाटक की जीत का भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी आज प्रियंका गांधी। और जो आज कांग्रेस ने जो गदा लहराई और जो शंखनाद किया, वो सारी चीजें बता रही है कि सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है। इवन घोषणाओं में भी रिफ्लेक्शन है। जो प्रियंका गांधी ने घोषणाएं की हैं वो उनमें भी सीधे सीधे कर्नाटक का रिफ्लेक्शन है, और कर्नाटक में हिमाचल का रिफ्लेक्शन था। और डेफिनेटली आप ये देखिए कि जो कांग्रेस की रणनीति है वो हर एक बार सफल पड़ती जा रही है। दाव जो है, पासा जो है कांग्रेस के पक्ष में पड़ रहा है इस बार, और अब भी पड़ेगा। देखिए 10 साल हो गए, जनता बहुत कुछ चाहती थी कि मोदी जी को जिस तरीके का अवतारी पुरुष बताया गया, विकास पुरुष बताया गया, तो उस हिसाब से क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दे पाए, वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद की जाती थी। और अब तो आम जनता से लेके बड़े बुद्धिजीवी वर्ग तक जो उनके पक्षधर बने हुए थे वो भी अब हटने लगे हैं, और अपनी क्षमताओं पे भी विश्वास घटा होगा, तभी नए मुख्य प्रधानमंत्री की खोज शुरू हो गई है। जबकि ऐसा करके अमित शाह ने अपने नॉर्थ इंडिया के मतदाताओं को थोड़ा सा नाराज कर दिया होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो देखिए, टू बी फ्रैंक, कोई बुरा माने चाहे भला, नॉर्थ इंडिया में लोग मद्रासियों को कल्लू कहते हैं, और मद्रासी कहते हैं सबको, चाहे वो कर्नाटक का हो चाहे वो केरल का हो। तो जहां आपके दिमाग में इतना रंग भेद भरा हुआ है जिस राज्य के लोगों को लेके, तो वहां नॉर्थ इंडिया के लोग जो वोटर्स है बीजेपी के, वो तो कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। जो आर्यन थ्योरी को मानने वाले लोग हैं कि भाई आर्यों का शासन होना चाहिए, तो वो कहाँ इस चीज को मानेंगे। लेकिन उनका नैरेटिव चल रहा है, लोग, हम भी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा की जानी भी जरूरी है ताकि आम दर्शकों को भी समझ में आए, जो इतिहास की है, इनके जो स्कीमिंग्स है उनकी जानकारी नहीं रखते हैं। यही कहना है मेरा, राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया जरा, और बीच में है मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, जहाँ है सेंट्रल इंडिया का ये पूरे पार्ट जो हैं, जिसमें कहें देखा जाए तो एक ही पट्टी है, जिसमें राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है और तेलंगाना भी है, पूरा का पूरा एक पार्ट पूरा। और उसके ऊपर और नीचे अगर देखें तो एक विभाजन रेखा दोनों के बीच उस रूप में, और वहीं पर चुनाव है। और क्या एक कॉन्फिडेंस, आप याद कीजिए प्रशांत टंडन जी, जब हम लोग कर्नाटक में थे और हम लोग कई बार ये बात थे कि यहाँ से अगर कांग्रेस जीतती है तो एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ वो अगले 5 चुनावों को लड़ेगी। और वही बात अब यहाँ सामने आ रही है, जिस ढंग से आज प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही थी और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 5 गारंटियां सामने रखी, और हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं, हम निभाते भी हैं, और आप जाकर कर्नाटक में देख लीजिए, ये कह रही थी। और इससे साफ नजर आ रहा है कि अगला चुनाव बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो कर्नाटक फिर से एक रोल मॉडल के रूप में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश अगर जीतती है, अभी थोड़ा सा
दूसरे उसको भी हटा दें। मध्य प्रदेश, तो जो कर्नाटक की जो परिस्थितियां थी, बिल्कुल मध्य प्रदेश की वैसी परिस्थिति है। कर्नाटक में भी छीनी हुई सरकार थी बीजेपी की, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की कांग्रेस से छीनी हुई सरकार है। और क्या इसीलिए ज्यादा यहां जोर है? क्या यहां से एक दूसरी कहानी की शुरुआत होती है, 2024 की शुरुआत होती है? छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है, जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश 2024 का, कर्नाटक अगर इन 5 राज्यों का रोल मॉडल हो चुका है, तो मध्य प्रदेश 2024 का रोल मॉडल होने जा रहा है। देखिए राजीव जी, मतलब चुनावी अंकगणित की बात भी मैं करूंगा, लेकिन अभी जरा कि क्यों कर्नाटक जरूरी था। और मुझे लगता है अमित शाह आपका प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि कर्नाटक का जब भी हम लोग चर्चा कर रहे थे वहां जाने से पहले भी, तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि कर्नाटक बीजेपी का एकमात्र फुटहोल्ड है, और वो अगर जाएगा दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत से बीजेपी का तंबू उखड़ चुका होगा। और ये बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की 9 साल की गलती है कि सत्ता में रहते हुए आप दक्षिण नहीं गए। अब कर्नाटक के बाद आप देखिए कि वो दक्षिण किस तरह से जा रहे हैं। एक आप द्रविड़ मूवमेंट, जिसकी चर्चा अभी मीनू जी कर रही थी, द्रविड़ मूवमेंट के जमीन पर आप सिंगौल लेके जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद का प्रतीक। अब देखिए दूसरा मास्टर स्ट्रोक आप देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया और जो बहुत सारा मीडिया है वो अमित शाह को कोई ऐसा बनाता है कि कोई बहुत सुपर कंप्यूटर है और मास्टर स्ट्रोक है, बड़ी बातें सुनाई पड़ती हैं, पन्ना प्रमुख और क्या क्या ना क्या। अभी वहां गए आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम पार्टी से बातचीत हुई है, हाथ खड़े करके तस्वीरें आई हैं, गठबंधन कर रहे हैं। तो जी उनके विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू को 23 सीटें आई, 175 की विधानसभा में 23 सीटें। तेलंगाना में भी करेंगे उनके साथ, जहां तेलुगु देशम पार्टी को 3 सीटें आई। और अगर वो बी टीम का बिल्ला लग गया इनके ऊपर भी जेडीएस की तरह, तो ये 23 से भी जाएंगे वो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको मुस्लिम वोट भी मिला होगा, माइनॉरिटी वोट भी मिला होगा। अब वो एक 2 बड़ी पार्टियां वहां पे जो सत्ता में है, जो कांग्रेस के या यूपीए के खेमे में नहीं है, वो पटना भी नहीं जा रही। वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस, पहले जो टीआरएस थी बीआरएस, यानी इन 2 पार्टियों से बीजेपी गठबंधन के लिए, एनडीए के विस्तार के लिए बात नहीं करेगी। ये है मिस्टर चाणक्य। एनीवे, बात आप कर रहे थे नॉर्थ की, मैं उसके पहले एक छोटी सी बात और कर दूं, क्यों कर्नाटक चाहते थे ये, मध्य प्रदेश क्यों चाहेंगे। देखिए अभी सिंह साहब बात कर रहे थे पुलवामा की, इस वक्त कोई पुलवामा नहीं है। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं, फिर रेखांकित करता हूं कि बगैर कम्युनल टेंशन के, बगैर ध्रुवीकरण के, बगैर हिंदू मुसलमान किए हुए, बगैर सांप्रदायिकता का माहौल बनाए हुए बीजेपी कभी कोई चुनाव न जीती है, न आगे जीत सकती है। 2004 में इंडिया शाइनिंग एक्सपेरिमेंट किया था, हार गए। एक ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब उसके लिए क्या चाहिए? छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट, कोल्हापुर में जैसे किया अभी हुआ, वो बगैर पुलिस के नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में, खरगोन में, कहां कहां जो भी हुआ पुलिस के बल पे हुआ। जहां जहां ये काऊ विजिलेंटे जाते हैं, ये बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं, पे करते हैं। कांग्रेस की सरकार आई, कहां चले गए? बिल में घुस गए सब।
खून नहीं तो पानी है टाइप नारे देने वाले, क्योंकि पुलिस के दम पे करते हैं। तो इनको पुलिस चाहिए। बिहार में नहीं हो पा रहा है, हुआ भी तो कंट्रोल कर लिया बिहार की सरकार ने, इसलिए इनको मध्य प्रदेश चाहिए। तो लोकसभा के चुनाव में अगर मध्य प्रदेश जाएगा इनके हाथ से, कर्नाटक जा चुका है, तो पुलिस नहीं होगी इनके पास। पुलिस नहीं होगी तो दंगा करने वाले पीटे जाएंगे, दंगे हो नहीं पाएंगे। पूरा हिजाब की कारस्तानी पुलिस के दम पे हुई कर्नाटक में, इसलिए इनको राज्य सरकारें चाहिए, क्योंकि इनको पुलिस चाहिए और अपनी पुलिस लाकर वो दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम करेंगे। जंतर मंतर पे पहलवानों को इजाजत नहीं मिलती है, मजदूर किसानों को इजाजत नहीं मिलती है, लेकिन जंतर मंतर पे कोई जाके जेनोसाइड की कॉल दे सकता है, क्योंकि पुलिस अपनी है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं संख्या की बात, उत्तर भारत की, दक्षिण क्यों ज्यादा आ रहा है, क्यों सिंगौल लेके वहां जा रहे हैं? देखिए, एनडीए को उत्तर भारत और पश्चिम भारत मिलाकर 330 लोकसभा की सीटें हैं। 298 आई थी एनडीए को। अब उस एनडीए में शिवसेना और नीतीश कुमार नहीं है, अकाली दल भी नहीं है। तो ये चिंता का विषय है कि मेजॉरिटी तो यहीं से आ गई थी। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में गड़बड़ होगी, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ होगी, बिहार में गड़बड़ होनी ही है क्योंकि गठबंधन है, झारखंड पूरी तरीके से आपके साथ नहीं है, राजस्थान अगर इधर उधर हो गया, हिमाचल है नहीं आपके पास, तो सरकारें नहीं हैं तो लोकसभा का चुनाव मुश्किल होगा। इसलिए इनका जो 330 में से 298 का जो आंकड़ा वो नीचे जाएगा, तो उसकी भरपाई कहां से होगी? तो अब दक्षिण भारत जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर जा रहे हैं, गलत लोगों के साथ जा रहे हैं, गलत नैरेटिव और गलत नाम जा रहे हैं। अब इनको गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहता रहे, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि इनको दक्षिण में कुछ नहीं मिलेगा, और जो कर्नाटक में 24 सीटें पिछली बार आ गई थी, वो भी अभी बड़ा मुश्किल होगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारी बातें बताई जा रही थीं और पूरा का पूरा जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में बताया जा रहा था, लेकिन हुआ क्या? तो इसलिए आप सही कह रहे हैं, गोदी मीडिया जो भी बताए, लेकिन दक्षिण भारत तो हाथ से जा चुका है। अब उत्तर भारत को कैसे बचाएं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बीजेपी को। खैर, और आप जैसा कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम शायद ये सब देखते हैं, तो सचेत तो होंगे ही। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, आप कह रहे थे कि आगाज मध्य प्रदेश में उसी समय हो गया था चुनाव का जब राहुल गांधी की पदयात्रा निकली थी। अब एक पदयात्रा वाला राज्य और उसमें 100% अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट, तो क्या आपको लगता है कि ये भी स्ट्राइक रेट 100% होने जा रहा है? अब बस यही है कि 150 कि 140 या 130 यही माना जाए? देखिए राजीव जी, जब 2003 में बीजेपी आई थी तब बीजेपी की 165 सीटें थी 230 में से, और 2018 में बीजेपी की 109 सीटें थी 230 में से। लगातार बीजेपी की सीटें कम हो रही है, एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय कर चुकी, उम्मीदवारों को बता दिया जा चुका है कि आपको टिकट दिया जा रहा है, आप तैयारी कर लो, आपके नाम की घोषणा अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके नाम की घोषणा कर दी तो बीजेपी वाले सक्रिय हो जाएंगे उसके खिलाफ। सारे उम्मीदवार तय हैं, उम्मीदवारों को बताया जा चुका है कि कौन चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के सामने मुश्किल है कि किसको बताएं। क्या सिंधिया गुट के लोगों को टिकट दें, ये उनको बता नहीं सकते। क्या नरोत्तम मिश्रा के गुट के लोगों को दें, क्या महाराज के गुट के लोगों को दें,
क्या विजयवर्गीय के गुट के लोगों को दें, कौन से लोगों को टिकट दें, तो बता नहीं सकते। फिर कांग्रेस ने कह दिया कि हम कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमलनाथ ही हमारा चेहरा। बीजेपी कह रही है कि हम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर बीजेपी को बहुमत आया तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, ऐसा कोई वादा बीजेपी नहीं कर रही, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर बीजेपी ने यह घोषणा कर दी कि हम शिवराज सिंह के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, शिवराज सिंह ही बनेंगे आगे, तो नुकसान। तो सत्तारूढ़ पार्टी फिलहाल तो बीजेपी है, तो बीजेपी की परेशानियां ज्यादा है। कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस को तो बताना है कि आपकी ये कमियां हैं, आपने ये किया है, जैसा कि बीजेपी करती आई है। और अभी 20 साल से, कहना चाहिए 18 साल से बीजेपी लोग कर रही है। कांग्रेस को वही तो बताना है अभी कि आपने क्या किया इतने सालों में, आपने किया क्या है। 18 साल मध्य प्रदेश में, 9 साल केंद्र में, कुल मिला के आपने बखेड़ा कर दिया। तो अभी कांग्रेस ज्यादा संगठित है, चुनाव की रणनीति उसने बना ली है। और जैसा कि भी प्रशांत जी ने कहा कि पुलिस के लिए ही नहीं सत्ता चाहिए राज्यों में, विश्वविद्यालयों में कब्जा करने के लिए, एबीवीपी को आगे बढ़ाने के लिए भी चाहिए। अगर राज्य में सरकार है तो ये सब काम भी होंगे। अरे फिर बजरंग दल पे कोई रोक नहीं लगाएगा। अगर आपकी सरकार है तो बजरंग दल के लोग, कोई भी व्यक्ति गाय को लेके कहीं परिवहन करता है तो आप एक सर्वे किया एक अखबार में कि बजरंग दल की आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है, तो पता चला बजरंग दल के जो शोहदे हैं वे हर नगर में अपने बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं, हर जिले की सीमा पे, तहसील की सीमा पे, राज्य की सीमा पे, कि बजरंग दल आपका स्वागत करता है, अध्यक्ष फला फला फला। और जब भी कोई किसी गाड़ी में गाय लेके कोई निकलता है परिवहन करने के लिए, कोई भी किसान हो या व्यापारी हो या गाय के इलाज के लिए भी कोई जा रहा, तो वो लोग उसे अपनी सीमा पे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें इतने पैसे दो वरना तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। ये उनका मोडस ऑपरेंडी, ये काम करने का स्टाइल। तो इतने पैसे आप हमें दो, और नहीं दिए तो फिर हम आपको ये कहेंगे कि तुम मुसलमान हो, तुम गाय की हत्या करने के लिए ले जा रहे हो, गोवंश का नाश करने के लिए आए हो। तो ये बात होगी। दूसरी बात, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, गाड़ी जला दी जाएगी। ये बजरंग दल की आय का प्रमुख स्रोत है। अब कर्नाटक में अगर कांग्रेस आ गई तो बजरंग दल वहां पे ये सब गतिविधियां नहीं कर पाए। जो अच्छा, इस सब के पीछे क्योंकि पुलिस आपकी है राज्य में, तो आप अपराध करते हैं, जानवरों के परिवहन पे रोक, तो एक इस तरह अवैध नाकाबंदी करके आपने एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। और आप बजरंग दल के लोगों को देखेंगे दिनों में, हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं, बाकी का पता नहीं, हिंदी पट्टी में तो यह हाल है कि बजरंग दल के नेता वो होते हैं जिनके पास बड़ी एसयूवी होती है, गले में सोने की चेन होती है, जैसे कुत्तों की चेन बांधते ऐसी मोटी चेन होती है, सोने की होती है उनकी, और ऊपर के 2 बटन खुले होते हैं और 4-6 शोधे उनके साथ गाड़ी में होते हैं। तो ये बजरंग दल की इकोनॉमी है। और बजरंग दल को लाया गया था, आप देखिए बजरंग दल को प्रमोट कब किया गया था, जब बावरी ढांचा ढहाया गया था, उस दौरान बजरंग दल की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। अब बावरी ढांचा ध्वस्त हो चुका है तो बीजेपी को लगता है कि अब बजरंग दल की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बजरंग दल के लोग अपनी इकोनॉमी कैसे चलाएं, क्योंकि आरएसएस के चंदे में से उनको पैसा जाता नहीं है सीधा, बीजेपी के चंदे में से पैसा जाता नहीं है, तो उन्होंने अपनी पैरेलल व्यवस्था बना रखी है। और इसीलिए वे चाहते हैं कि राज्य में बीजेपी की सरकार रहे ताकि उनकी आय के स्रोत बने रहे। तो पूरी चीजें बीजेपी की जो एक अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूम रही है, और उस अर्थव्यवस्था में धर्म का नाम लेना, गोवंश का नाम लेना, ये उसमें शामिल है। अब मध्य प्रदेश में एक डर है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये सब चीजें नहीं हो पाएगी। और सारी बातों का निचोड़ जो प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि धार्मिक होना अलग है और सिख होना अलग है। तो कांग्रेस ये बता रही कि हम धार्मिक तो हम भी हैं, और कांग्रेस के नेता धार्मिक है, गांधी जी भी धार्मिक थे, शास्त्री जी भी धार्मिक थे, इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा किसी दूसरे धर्म के बारे में, कोई सांप्रदायिक बात नहीं की। सांप्रदायिक होना अलग है और धार्मिक होना अलग है। दिग्विजय धार्मिक है, कमलनाथ भी धार्मिक, लेकिन सांप्रदायिक नहीं है। यह संदेश कांग्रेस के लोग देश को देना चाहते हैं, प्रदेश को देना चाहते हैं कि हम भी धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे लिए भी नर्मदा माता के समान, क्योंकि नर्मदा हमारी जीवनदायी है।
मध्य प्रदेश की भी जीवनदायी हुई। तो हमारे लिए ये सब पूज्य है, लेकिन इनके ना करेंगे न करने देंगे। जी बिल्कुल, आपने वो डिफरेंस बता दिया, बहुत सही किया आपने कि आखिर धार्मिक होना और सांप्रदायिक होना दोनों में कितना बड़ा फर्क है। और ये राजनीति जो चल रही है कांग्रेस की, वो उस भेद को मिटाने और बताने के लिए यहाँ पे है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और उसी राजनीति को शायद कांग्रेस आगे बढ़ाएगी और उत्तर भारत की तरफ जब बढ़े, हो सकता है कि ये भेद और भी क्लियर आए, लोगों के सामने खुल करके आए। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास। बहुत कुछ हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही कि जो राजनीति है उसमें कांग्रेस का जैसे बढ़ रहा है जनाधार और फंस रही है बीजेपी, हम लिख भी रहे हैं बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ कि कैसे चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे और भी इनकी आनुषंगिक संस्थाएं जो हैं वो फल फूल रही हैं, और उसमें जैसे जैसे जनाधार कांग्रेस का बढ़ता जाएगा ये गिरते जाएंगे। और देश के लोकतंत्र के लिए संवैधानिक जो ढांचा है, हमारा स्ट्रक्चर है, उनको बचाने के लिए इसकी जरूरत ज्यादा है। और चूंकि आप जिस विभाग में रहे हैं उस विभाग में यही बचाने का काम तो करते रहे हैं आप, इसलिए आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। और जो उधर कर्नाटक में चल रहा है, और अगर ये गति इधर बढ़ती गई तब तो बीजेपी के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी, ये माना जाए। जी ने बहुत सही विवेचन किया धार्मिकता और सांप्रदायिकता की। प्रोफेसर साहब ने भी इसके बारे में बताया। और प्रशांत जी ने जो ये बात कही, पुलिस क्यों चाहिए, सच सी बात है, पुलिस क्यों चाहिए? पुलिस चाहिए कि पुलिस उनके पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करे। पुलिस कानून व्यवस्था के लिए नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था तो उसका काम है ही है, लेकिन उनके अलावा वो जो काम चाहते हैं वो पुलिस करे। और पुलिस तभी करेगी जब उनका उस पर नियंत्रण होगा। दिल्ली पुलिस एक महानगर की पुलिस है, एक राजधानी की पुलिस है, क्योंकि गांव देहात के हमारे गांव जहां से मैं आता हूं वहां के पानी की पुलिस नहीं है, केंद्र की पुलिस है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पिछले 10 मुकदमे ऐसे हैं जिस पर इंडियन एक्सप्रेस ने लंबी खबर छापी थी। 10 मुकदमों में हाईकोर्ट, सुप्रीम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़े कमेंट किए हैं कि पुलिस ने जानबूझकर 2020 के दंगों में मुसलमानों को फंसाया। निश्चित रूप से ये सारे कमेंट अगर इंडियन एक्सप्रेस में छप रहे हैं तो यही नहीं दूर फैले होंगे, दुनिया भर में लोग पढ़े होंगे। तो सवाल है कि आप पुलिस से कराना क्या चाहते हैं। बिल्कुल ये प्रकाश जी ने सही कहा कि बजरंग दल को उसी समय लाया गया था अयोध्या में जिस समय ये शुरू हुआ था बाबरी मस्जिद तक। मैं अयोध्या में 89, 90, 91 तीनों साल 2 to 3 महीने में मुसलसल उसी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पे, विवादित ढांचा जिसे हम लोग तब कहते थे, बाबरी मस्जिद जिसे कहते हैं, उसी जगह में गर्भ का इंचार्ज था। और तीनों साल जो मुकदमे कायम हुए वो मेरी तरफ से कायम हुए, मैं उसमें डीएसपी था वहां पे। उस समय बजरंग दल के थे, और बजरंग दल के जो संयोजक थे वो विनय कटियार जी थे। विनय कटियार इत्तेफाक से कानपुर के थे और मैं कानपुर में ही तैनात था, यहाँ से ड्यूटी पे गया था, तो हमारी उनसे रेगुलर बातचीत होती थी, बहुत अच्छी तरह बातचीत होती थी। लेकिन आज वो पता नहीं कहाँ है, नेपथ्य में है। बहरहाल बजरंग दल में तो नहीं होंगे भी, तो कहीं पड़े होंगे। एक मकसद खत्म हो गया, उसे हटा दिया। ये बिल्कुल एक गुंडों के गिरोह जैसी कार्यशैली है कि हम आपकी जरूरत है, हम आपको रख रहे हैं, आपको अनलॉफुल करने के लिए उकसा रहे हैं, जब हमारा काम खत्म हो रहा है आपको हम किनारे कर देते हैं। तो क्लोजिंग कमेंट मेरा यही है